हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर दानिश शब्बीर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, सारी चीज़ के बारे। आज हम लोग और अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो किसी संस्था के द्वारा कर्मचारियों का जो हिसाब किताब होता है उसको सत्यता को जांचना और उसमें कोई एरर और फ्रॉड है उसको पता लगाना ही अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, मुख्य उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग कि संस्था की जितनी वित्तीय कार्य को पूरा किया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। सबसे पहला है कि उसको रूल रेगुलेशन उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। ये संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है कि आपने सामान खरीदा है तो परचेज बुक में लिखा है कि नहीं, बेचा है तो सेल बुक में लिखा है कि नहीं, कैश खर्चा किया है तो कैश बुक में लिखा गया है कि नहीं, क्रेडिट लेन देन किया है तो पार्टी का नाम लिखा गया। मतलब जो भी नियम कानून कहता है उस नियम कानून के तहत पहला इनका प्राइमरी फंक्शन है कि पहला प्राइमरी उद्देश्य इनका है कि पहला जो काम आप कर रहे हैं वो काम ये है कि आप उचित जो भी आपका प्रॉपर है रूल रेगुलेशन उसके अनुसार काम करें। नेक्स्ट पॉइंट उसी में है, मुख्य उद्देश्य में भी, कि अगर कहीं पे कुछ एरर या फ्रॉड हो रहा है या कुछ गलतियां हो गई हैं, मानवीय भूल हो गई हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट ऑडिटर चाहता है तो वो अपनी तरफ से एक सजेशन या कुछ सजेशन दे सकता है जिससे कि संस्था को आने वाले समय में उसको करने से उसको फ़ायदा हो। तो ये तो 2 मुख्य उद्देश्य में हुए। उनके साथ साथ इनका एक सहायक उद्देश्य भी होता है, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स भी होता है। सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स में पहला है कि एररों को खोजना, कहाँ कहाँ गलती से मानवीय भूल हुई हैं उन मानवीय भूलों को खोजना। जैसे ही हम लोग रूल रेगुलेशन से बनाएंगे तो जहाँ जहाँ कोई गलती होगी हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद उसका दूसरा उद्देश्य है छल कपट को पता लगाना। मानवीय भूल तो क्षमा प्रार्थी होता है, लोग उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन छल कपट को माफ़ नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो आपके ऑडिटर होंगे वो संस्था को बताएंगे कि फ़लाने व्यक्ति ने या फ़लाने एम्प्लॉय ने संस्था के साथ फ्रॉड किया है, तो संस्था उसके लिए ज़िम्मेदार होगी कि उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को क्या सज़ा दी जाए, क्या नौकरी से निकाला जाए या फिर और लीगल कोई प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर को किया जाए। तो छल कपट का भी पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? अंकेक्षक के द्वारा, और ये इसके सहायक उद्देश्य में गिनती होता है। तीसरा है कि जब छल कपट या रूटिया जो भी पकड़ आ जाए उसको रोकना है। सिर्फ पकड़ना नहीं है, आपको रोकना है। अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को नोट डाउन करना है और उनको फिर ये बताना है कि इसको ठीक से कीजिए, इस नियम से कीजिए, इस रेगुलेशन से कीजिए। या जो फ्रॉड पकड़ाया है तो अपने मालिक को बता दीजिए कि सर ये फ्रॉड पकड़ा है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, इनको बोलिए। अगर इन्होंने 10,000 का सामान लाया है तो 10,000 का सामान सामने दिखाएं, हम 10,000 सामान को वेरिफिकेशन करेंगे, जो चीज़ होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, जाके सामान लेके आइए। बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में क्या होता है कि आपने जिस सामान को खरीदा है उस पर मोहर लग गया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी से बुक लिए, उसमें देखते हैं मोहर लगा रहता है, साइन किया होता है, नंबरिंग लिखा होता है। बाय द वे गलती से वो आपसे बुक भुला गई, आपने दूसरी बुक खरीद के दे दी, लाइब्रेरियन कहता है नहीं हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसका रीज़न ये है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स था, क्योंकि उनसे जो मांगा जाएगा तो वो कहाँ से ला के देंगे, उनका सीरियल नंबर बुक का लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा कि नहीं, ये संस्था में फ्रॉड कर रहे हैं, तब फिर आपसे एक एप्लीकेशन लिया जाएगा, हो सकता है कि फ़ाइन भी लिया जाए। तो वैसा संस्था में भी होता है कि अगर आपने फ्रॉड कराया है तो फ्रॉड के एवज में उनको फ़ाइन भी किया जाता है, उनको नौकरी से सस्पेंड भी किया जाता है और बहुत सारा जो लीगल प्रोसीजर है वो सब फॉलो किया जाता है। तो ये 3 सहायक उद्देश्य है। पहला क्या है कि रूटियों को पकड़ना, दूसरा क्या है छल कपट को पकड़ना, और तीसरा क्या है कि इन दोनों को रोकथाम करना, वो पता लगाना। पहले दोनों का मकसद होता है पता लगाना कि रूटी कहाँ हो रही है, छल कपट कहाँ हो रहा है,
और तीसरा जो उनका सहायक उद्देश्य होता है कि उसको रोक भी देना कि भैया ये आदमी देखिए गलती कर रहे हैं, आप बार बार डेबिट को क्रेडिट जगह लिख दे रहे हैं, क्रेडिट को डेबिट के जगह लिख दे रहे हैं। अक्सर हो जाता है किसी किसी एम्प्लॉय को कुछ चीज़ का आदत पड़ जाता है, देखिए यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देना है, लेकिन लोग दे देते हैं। देखिए डेट आपको ऊपर लिखना है, नीचे लिख देते हैं। साइन आपको बगल में करना है, यहाँ करनी है। जो भी एरर हो उसको आप बताते चले जाना है कि भाई यहाँ पे एरर हो रहा है आपसे, तो उसको आप लोगों को देखना है। अब आता है अदर ऑब्जेक्टिव्स, यानी अन्य उद्देश्य भी है। तो क्या होता है अन्य उद्देश्य में? तो पहला है कि कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, यानी उनको ये होता है कि अगर मैं गलत करूँगा तो उसका जो खामियाजा है हमको भुगतना पड़ेगा। ऑडिटर आएगा, ऑडिटर उसको पकड़ लेगा, और जैसे ही ऑडिटर पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा नौकरी जा सकता है, हमारा जो भी प्रतिष्ठा बना हुआ था संस्था में वो प्रतिष्ठा जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको पर नैतिक प्रभाव डालते हैं कि अगर आप गलती नहीं की, कोई जितना अच्छा से ऑडिटिंग होगा तो एरर होगा तब भी, फ्रॉड होगा तब भी। तो जो एरर, क्योंकि गलती अगर नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही गलती पकड़ आने लगे तब लोग हर लोग एकदम अपने आप को कॉन्शियस होकर काम करेंगे कि नहीं हमको ठीक से काम करना है। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला क्या है कि उस पर इम्पैक्ट डालना है कि जो भी चीज़ है उसको सही तरीके से किया। दूसरा है कि जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करना है, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उस लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा करना है, उस लीगल डॉक्यूमेंट्स को दिया जाए। और तीसरा है कि सरकारी अधिकारियों या बाह्य पक्षों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन दे के उनको फुल्ली सेटिस्फाइड कर दिया जाए कि ये चीज़ आपका है, आप ले लीजिए और अपना काम कीजिए। यानी उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए कि संस्था कब रजिस्टर्ड हुई, दे देंगे हम। उनको चाहिए कि क्या क्या काम करना है, कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये अन्य उद्देश्य में आता है। तो संस्था ऑडिटिंग के कितने उद्देश्य हुए? 3। पहला प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, और तीसरा अन्य उद्देश्य। तो प्राथमिक उद्देश्य में हम लोग जो है जो भी गलतियां हैं उसको क्या, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको पकड़ देखते हैं और अपनी राय देते हैं। सहायक उद्देश्य में क्या करते हैं कि गलतियों को या फ्रॉड को खोजते हैं और उसको फिर रोकथाम करते हैं। और तीसरा जो अन्य उद्देश्य है उसमें क्या करते हैं, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालते हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं, और सरकारी अधिकारियों को या जो भी बाह्य पक्ष उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीगली मांगना चाहता है उनको सेटिस्फाइड करते हैं वो प्रोवाइड करा के। तो ये 3 उद्देश्य। अब क्या होता है कि हमने सुना है एरर, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि एरर को पकड़ा जाता है। तो एरर भी एक तरीके का नहीं, रूटियाँ एक तरीके की नहीं होती है। रूटियाँ को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला है भूल की रूटी, एरर ऑफ ओमिशन। भूल की रूटी है कि अक्सर इंसान है, कोई सामान बेच रहा है, लिखने का था उसको एंट्री करना था, गलती से भूल गया। मान लीजिए 10,000 रुपये का मैंने कोई सामान खरीदा है और मैं गलती से लिखना भूल गया, तो इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं कि ये आपका गलती से हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन किसको कहेंगे, यानी क्या नाम है, भूल की रूटियाँ, कि वैसी जिसको गलती से भूलवश छोड़ दिया जाए उसको भूल की रूटियाँ कही जाती है। दूसरा आता है सैद्धांतिक रूटियाँ, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल की कोई गलती हुई, नियम कानून की कोई गलती हुई, डेबिट साइड में लिखना था क्रेडिट साइड में लिख दिए, क्रेडिट साइड में लिखना था डेबिट साइड में लिख दिए, तो क्या होगा, मेरे लिए परेशानी का सबब हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग उसको देखते हैं कि नियम कानून से, प्रिंसिपल से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। उसके बाद आता है पूरक रूटियाँ, यानी कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेशन से मतलब चलता है कि जो कुछ घट बढ़ गया उसको कंपनसेट कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है कि अब हमने 10 रुपया लिखा डेबिट साइड में, लिखना था 50 रुपया, गलती से हमने 10 ही रुपया लिखे। 100 रुपया लिखना था फॉर एग्जांपल, वो गलती से हमने 1 ज़ीरो छोड़ दिए, 10 ही रुपये लिखे। आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन भी बहुत है। कभी ऐसा हुआ कि 100 रुपया इधर लिखना था, उसमें गलती से 10 ही रुपया लिखाया क्रेडिट साइड में, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाएगा, उधर भी 90 रुपया घट गया, इधर भी 90 रुपया घट गया। यानी कि उससे एरर नहीं पता चली। जो हम लोग जब ये करेंगे ट्रायल लेज़र बनाएंगे तो हम लोग का मिल जाएगा
क्योंकि एक साइड डेबिट हो गया, दूसरे साइड क्रेडिट हो गया तो मिल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें कंपनसेटिंग कहलाता है कि एक साइड 10 तो दूसरे साइड अगर 100 होता तब तो एरर पकड़ा जाता, लेकिन एक साइड भी 10 है, डेबिट साइड भी 10 है और क्रेडिट साइड भी 10 है। नतीजा क्या होगा, इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर, यानी पूरा कर देता है उसको। उसके बाद आखिरी जो इसमें मेन है उसमें है लेखा की त्रुटियाँ, एरर ऑफ कमीशन, यानी जो लिखने में गलती होती है। तो लिखने में गलती क्या है, या तो आंशिक रूप से छोड़ देना या पूरा ही छोड़ देना। ये दोनों किस में आता है, वो आपको लेखा की त्रुटि में आता है कि लिखना था, लिखने में हमने छोड़ दिया, भूल के नहीं जानबूझ के, या कभी कभी हमने जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए इस चीज़ को नहीं फॉलो किया और फॉलो करने के बाद क्या नाम है आपको लेखे की त्रुटि में उसको डाल दिया। तो हम लोगों ने जानबूझ के करते हैं तो वो फ्रॉड में आएगा, और वही चीज़ भूलवश छूट गई या गलती से छूट गई तो वो लेखे की त्रुटि में आएगी। आज तो हमने, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को जो भी इस टॉपिक में जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए उसको आप मेरे कमेंट में पूछिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। और ऑडिटिंग से रिलेटेड या और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक में जो भी सवाल जानना है आप उसका कीजिए। मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों के, अपने जो एक्सपर्ट हैं उन सबों से लेके आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, धन्यवाद।